हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग बिहेवियरलिज्म का अब ये सेकंड पार्ट है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहेवियरल अप्रोच जो कि विच इज़ वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिसिज्म और बिहेवियरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट readefu.com। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको PSIR और अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट www.readefu.com। यहाँ पर आप जाओगे, PSIR ऑप्शनल कोर्स मिल जाएगा, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ऑल्सो गोइंग ऑन। एंड PSIR ऑप्शनल कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, देन यू लैंड ऑन दिस पेज। और यहाँ पर PSIR ऑप्शनल कोर्स को हमने दो पार्ट्स में देखो डिवाइड किया है, एक बेसिक कोर्स और एक एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स इज़ फ्री और एडवांस कोर्स तो एक अलग ही लेवल का कोर्स हो जाता है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चंस भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। बट बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपके लिए बेसिक कोर्स भी काफ़ी है। ठीक है, बट क्या है कि अभी सभी लोग एक जैसी चीज़ ही पढ़ते हैं, एक ही नोट्स रेफ़र करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप एडवांस कोर्स लोगे तो उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एंड यू कैन यूज़ दीज नोट्स। तो आपका कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने अलग अलग बुक्स रेफ़र करके पूरे प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हैं। तो यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। और बेसिक कोर्स इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। ऑल राइट, एंड बाकी कोर्सेज भी यहाँ पर चल रहे हैं तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर। तो बिहेवियरलिज्म जो है, अब क्रिटिसिज्म अगर करेंगे हम बिहेवियरलिज्म का तो वो किस तरीके से है। जैसे पॉजिटिविज्म है वैसे ही बिहेवियरलिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए? सिंस बिहेवियरलिज्म बहुत ज़्यादा एम्पेरिसिस की बात करता है तो उसके माइंडलेस एम्पेरिसिज्म के लिए बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो दो थिंकर्स हैं, एक हेम्पल है और एक पॉपर हैं। तो इन दोनों ने ही ये नैरो इंडक्टिविस्ट व्यू जो है साइंटिफिक इंक्वायरी का, उसको रिजेक्ट किया है। नैरो इंडक्टिविस्ट व्यू क्या होता है? इंडक्टिविस्ट व्यू बेसिकली होता है जो कि आपका, मान लो कोई जनरल प्रिंसिपल्स हो गए आपके जो भी डिराइव्ड हुए आपकी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। मान लो आपने कुछ भी ऐसा, ये कुछ भी आपने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आपने अपना एक जनरल प्रिंसिपल आपने बना लिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे नैरो इंडक्टिविस्ट व्यू। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं कहती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हैं। तो ये मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ द फाइंडिंग्स, इतने सालों की जो फाइंडिंग्स हमें मिली हैं बायोलॉजिस्ट से, ठीक है, उससे मैंने ये पता लगाया। ठीक है, या फिर अगर दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, अगर मैं कहती हूँ कि जितने भी एप्पल्स मैंने आज तक देखे हैं वो सारे रेड कलर के हैं। ठीक है, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि देयरफॉर ऑल एप्पल्स आर रेड। तो ये कैसे पता लगा? जितने भी मैंने देखे हैं अभी तक की फाइंडिंग से उससे पता लगा। अब ये हो गया आपका इंडक्टिविस्ट व्यू। ऐसे ही एक वैसे डिडक्टिविस्ट व्यू भी होता है। और डिडक्टिव बेसिकली होता है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, और जितने भी ह्यूमन्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हेंस आई कैन से दैट जितने भी ह्यूमन्स हैं वो सेल्स से बने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैंने पूरा अपने जनरल जो मैंने रीजनिंग दी है उसको मैं स्पेसिफिक चीज़ पर ले जाऊँ। ठीक है, एक जनरल चीज़ से मैं स्पेसिफिक चीज़ पे आ जाऊँ। तो ये होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ ये रेड वाले केस में, तो अगर मैं कहती हूँ एक मैं एप्पल जो है उसको पील कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल एप्पल्स आर रेड, इसीलिए आई एम पीलिंग समथिंग रेड, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो आपकी वो एक जनरल से आप स्पेसिफिक पे आ गए। और यहाँ पर क्या है कि आप एक जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो डिराइव करते हो स्पेसिफिक्स ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, इंडक्टिविस्ट व्यू में। तो जो हेम्पल हैं और पॉपर हैं वो आपकी नैरो इंडक्टिविस्ट व्यू जो है साइंटिफिक इंक्वायरी का, उसको रिजेक्ट करते हैं कि भाई आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल प्रिंसिपल्स पे मत आओ। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आप करोगे, बहुत ज़्यादा एम्पेरिसिज्म अगर आप करोगे तो आप किसी कंक्लूजन में पहुंच नहीं सकते। अगर आप सारे ये देखोगे कि एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं और डेटा क्या कहता है, इस चक्कर में पड़ोगे तो आप तो कभी आ ही नहीं सकते। फिर तो हमें दुनिया ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पर जो है हेम्पल और पॉपर कहते हैं कि आप
अगर एक प्रॉपर इंक्वायरी आप करना चाहते हो वो तभी हो सकती है कि अगर आप रेलेवेंट फैक्ट्स लेके आते हो, ठीक है, एंड बाय क्लियर मिनिमम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कि आपका अगर आपको कोई रेलेवेंट फैक्ट पता है, मान लो दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, ये अगर आपको पता है और इसमें आप एक क्लियर और छोटी सी आप एक थियोरेटिकल आप इसमें एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी वो आप देते हो, तो अगर ये थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशंस फैक्ट को सपोर्ट करती हैं तभी जो है एक प्रॉपर इंक्वायरी पॉसिबल है। बट ये कि आज तक हमें जितने भी फैक्ट्स मिले हैं उसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, तो इस तरीके की इंक्वायरीज़ को इन दोनों ही थिंकर्स ने डिसमिस किया है। क्योंकि हर एक फैक्ट अगर आप बचा करके रखोगे और तो ये तो हो गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्ट्स जो है उसको तो आपके दुनिया ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड को वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये है कि अब जितने भी फैक्ट्स अब आज तक भी आपके मिले हैं उसमें तो कितने फैक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें आप कलेक्ट करते रहोगे, तो ये सब चीज़ें हेम्पल ने कही हैं, ठीक है। अब क्या है कि पॉजिटिविज़म की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिविज़म ने तो फिर भी ये नैरो इंडक्टिविस्ट अप्रोच से दूर रहने की ही कोशिश की थी 1950s में। बट जो बिहेवियरल स्कॉलर्स थे, बिहेवियरल पर्सुएशन जो था, उसमें क्या हो रहा था कि बिहेवियरलिस्ट फिर भी इंडक्टिव मेथड पर ही ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। वो लोग हमेशा से इंडक्टिव मेथड पर ही कमिटेड रहे थे रिसर्च के मामले में। तो उनका एम्फेसिस जो था वो था डेटा पे, ठीक है, और था कि अगर आपको एक थ्योरी दी गई है, अब आप इस थ्योरी से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आएँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ की बात की है डाउनग्रेडिंग ऑफ थ्योरी, तो उससे क्या है, दो चीज़ें पता लगती हैं हमें बिहेवियरलिस्ट की। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसको वो मेजर कर सकते हैं, तभी तो ये लोग बताएंगे कि भाई ये चीज़ जो है अपना इंडक्टिविस्ट मेथड में क्या है, क्या आपको मेजर करना पड़ेगा ना उस चीज़ को, पहले मेजर जो चीज़ मेजर हो सकती है उस पर स्ट्रेस करते हैं, ना कि उस पर जो कि थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। अभी थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, पर ये पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। तो एक तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, इसमें क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो भी फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया जा सकता है उस पर ये कंसंट्रेट करते हैं, जबकि आपके ऐसी चीज़ें हो गई, ऐसी थ्योरी हो गई जो कि आपके चेंज ला सकती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, स्टेबिलिटी ला सकती हैं, उनको ये लोग इग्नोर कर देंगे। तो ये एक मेजर एक फ्लॉ हो गया बिहेवियरलिज्म का। अब जो डेविड ईस्टन है वो भी कुछ शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं बिहेवियरलिस्ट की, कि एक टेंडेंसी होती है कि बिहेवियरलिस्ट जो है वो फंडामेंटल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन अप्लाइड नॉलेज। तो इससे क्या होता है कि अप्लाइड नॉलेज पे आप ना ध्यान देके फंडामेंटल चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, कि अरे हाँ ये डेटा ये चलता आ रहा है, बस ये है। बट अभी के हिसाब से हो सकता है कि भाई आज के टाइम में टाइम चेंज होता रहता है, तो आज के टाइम में हो सकता है वो पुराना डेटा जो है वो किसी काम का भी ना हो, तो आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन अभी बना रहे हो तो वो हो सकता है किसी काम की नहीं है अभी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली अप्लाइड नॉलेज पे काम करना चाहिए ना, कि अगर आपको अभी इमीडिएट पॉलिटिकल रियलिटी से आपको के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर थ्योरी को देखना पड़ेगा, कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या है कि ये बेसिकली जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इंटेलेक्चुअल की, उसको ये निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, यही सेम बात की गई है। अब जो बिहेवियरलिज्म के क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है पूरी, ये इल कंसीव्ड है और फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ जो है ह्यूमन बिहेवियर में दिखेंगी ही दिखेंगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ह्यूमन बिहेवियर में रेगुलरिटीज़ को इस्टेब्लिश कर लो। तो इसी वजह से ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना जो है साइंस के तरीके से वो मुश्किल हो जाता है, कि अगर आप साइंस को यूज़ करके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने लगोगे दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, ठीक है। अब जमीनो जो है उनके व्यूज़ क्या हैं, तो वो कहते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म का मतलब है ये बहुत ही इल्यूसिव बन गया है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपस में ग्रुप्स के बीच में ही, जो कि इसको और ज़्यादा, ये मोनोलिथिक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि बिहेवियरलिज्म का मतलब इल्यूसिव है। इल्यूसिव का क्या मतलब होता है कि जो कि अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर जो फाइंड आउट करना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की है कि ये बिहेवियरलिज्म का मतलब जो है वो जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है,
ठीक है। और मोनोलिथिक क्या होता है? मोनो, ये मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है। मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मीन्स स्टोन, तो मतलब कि एक सिंगल स्टोन, ठीक है। तो एक इट इज़ नॉट मोनोलिथिक, इट इज़ नॉट सिंगल स्टोन। ये और मोनोलिथिक ये भी, इसको भी कहा जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ी या पावरफुल चीज़ होती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है या फिर एक सिस्टम चल रहा है, तो एक बड़ी पावरफुल इनडिविजिबल चेंज होती है, या फिर जो चेंज करना मुश्किल है उसको कहा जाता है। तो ये जो है बेसिकली, तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो बिहेवियरलिस्ट के कंटेक्स्ट में ये कहा गया है कि बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं ग्रुप में, और इसको चेंज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, स्लोली चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत सारे बिहेवियरलिस्ट जो है वो लासवेल से अग्री नहीं करेंगे कि एक क्लोज सोसाइटी का होना ज़रूरी है, और जो कि साइंटिफिकली कंट्रोल की जा सकती है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये है लासवेल के व्यूज़, ये कहते हैं कि भाई एक क्लोज सोसाइटी होनी चाहिए जिसको साइंटिफिकली कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो अब है क्या, तो अभी क्या है कि अगर आप ये बात करते हो, बहुत सारे जो बिहेवियरलिस्ट है वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को अगर वो देखते हैं ना, तो वो अपनी क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने थॉट्स, बट वो पॉलिटिकल थ्योरी को, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत ही अप्रिशिएटिवली लेते हैं। तो अगर एक पर्सन बिहेवियरलिस्ट से अग्री करता है, अगर हम लोग बिहेवियरलिज्म से अग्री कर जाते हैं एक स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में, तो उससे क्या होता है कि हम बेसिकली किस चीज़ से अग्री कर रहे हैं? एक क्लोज्ड सोसाइटी से हम लोग अग्री कर रहे हैं। बट ये क्लोज सोसाइटी को और बिहेवियरलिज्म को एक बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज किया जा सकता है अगर दो चीज़ें चेंज हो जाएं। पहली चीज़ जो है, अगर आप ये रिजिड रिडक्शनिज्म को रिजेक्ट करो और साइंटिज्म को रिजेक्ट करो, क्या मतलब रिजिडिटी जो आ रही है क्लोज सोसाइटी में, ठीक है, कि भाई ये फैक्ट्स हैं, ये डेटा है, इसके हिसाब से हमने ये कर लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हम पॉलिटिकल थ्योरी को वापस से वैसे रिस्टोर कर सकते हैं जैसे पहले हुआ करती थी, कि लोग आते थे, अपने अपने व्यूज़ देते थे, अलग अलग व्यूज़ होते थे, एक स्ट्रिक्टर सेंस में नहीं है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, पॉलिटिकल थ्योरी वापस से रिस्टोर हो जाएगी। अब कुछ बिहेवियरलिस्ट हैं जैसे कोबान, ईस्टन, वॉल्डो, ठीक है, उनके लिए जमीनो ये कहते हैं कि ये जो बिहेवियरलिस्ट हैं, इन्होंने, इनकी एक इनएबिलिटी रही है, ये बेसिकली they were not able to separate normative political theory from political and ideological doctrines and utopian constructions। मतलब क्या है कि अगर हम इन लोगों की भी बात करते हैं बिहेवियरलिस्ट की, तो वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रीन्स और यूटोपियन कंस्ट्रक्शन से दूर रख ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये एक कहते जर्मिनो बेसिकली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर यूटोपियन आइडियोलॉजी क्या होती है, जहाँ पर हर एक चीज़ जो है परफेक्ट के लिए एम किया जाता है कि एक स्टेट जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वो होती है आपकी यूटोपियन कंस्ट्रक्शन। दैट स्टेट जहाँ पर आपको लगती है परफेक्ट स्टेट का आप एम करते हो, नो स्टेट कैन बी परफेक्ट, है ना। तो ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप ये इस सब की आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रीन से अलग रख ही नहीं पाए हैं, तो ये कहते हैं कि अगर हम बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि वो एम्पेरिकल रिसर्च के अगेंस्ट नहीं है, जर्मिनो ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एम्पेरिकल रिसर्च के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे एरिस्टोटल हैं, मैकियावेली हैं, मॉस्का हैं, उन्होंने इस तरीके की अप्रोच ली है, इसीलिए वो एम्पेरिकल रिसर्च के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप कोई भी डेटा को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, तो आप उनकी क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात की गई है। तो क्या है कि अगर आप ये क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स को निगलेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अनक्रिटिकल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लोगे, जो कि आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए अच्छा नहीं है, और जो भी आपका थ्योरेटिकल रिफ्लेक्शन है उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि आज की जो भी नीड्स हैं, जो प्रैक्टिकली नीड्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको वो पूरा ना कर पाएँ, प्रैक्टिकली पूरा ना कर पाएँ। तो ये एक डिफेक्ट है कि निगलेक्ट ऑफ क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ वन ऑफ द डिफेक्ट, प्रिंसिपल डिफेक्ट्स ऑफ न्यू और बिहेवियरलिस्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, निगलेक्ट ऑफ क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स। अब जर्मिनो एक बात कहते हैं जिस पे हम ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, द रीबर्थ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वुड नॉट लीड टू द निगलेक्ट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च बट टू द करेक्शन ऑफ क्लेम्स दैट सच स्टडीज़ कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कि अगर आप
रीबर्थ करते हो पॉलिटिकल थ्योरी का, किस तरीके से, वही जो तरीके अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताए थे कि अब अगर आप ये रिजिड रिडक्शनिज्म साइंटिसिज्म को रिजेक्ट करते हो और पॉलिटिकल थ्योरी अगर ये कर देते हो, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी। तो क्या है कि अगर आप ये रीबर्थ होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो उससे ये नहीं है कि एम्पेरिकल रिसर्च को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो आपका क्लेम है ना कि ये सारी स्टडीज़ जो है वो पॉलिटिकल साइंस पूरा बनाती हैं, इन सब का जो है ये क्लेम का करेक्शन हो जाएगा। और ऐसा जो रीबर्थ होगा ये पॉलिटिकल थ्योरी का, वो वापस से उसी चीज़ पर फोकस करेगा जिसमें आप एक क्राइटेरिया को इलैबोरेट करते थे, ताकि आप पॉलिटिकल बिहेवियर को और इवैल्यूएट कर सको अच्छे से, पैराडाइम की इम्पोर्टेंस पर। देन ये हाईएस्ट गुड का जो क्वेश्चन है, बेस्ट सोसाइटी फॉर मैन एज मैन, द डिल्यूशन ऑफ द पैराडाइम फॉर कंक्रीट हिस्टोरिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। तो आप इन सब चीज़ों पे आके फोकस कर पाओगे। तो ये चीज़ जो है जर्मीनो ने कही गई है कि अगर आप ये फ्लॉ को करेक्ट कर लें तो थिंग्स वुड बी बेटर, पॉलिटिकल थ्योरी का रीबर्थ देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ये था आपका क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म और नियो बिहेवियरलिज्म के बारे में। दिस इज़ आवर वेबसाइट readefu.com। यहाँ पर जाकर के आप अलग अलग कोर्सेज देख सकते हैं। PSR ऑप्शनल कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ऑप्शनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।